तो मैनेजमेंट, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कोई ऐसा इंसान जो हमेशा काम में डूबा रहता है ना? अच्छा, तो आज हम इस सोच को बिल्कुल पलटने वाले हैं। हम समझेंगे कि एक महान मैनेजर का असली काम आउटपुट और लेवरेज से कैसे जुड़ा है। चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो एक सीधा सा सवाल, एक बेहतरीन मैनेजर आखिर करता क्या है? क्या वो टीम का सबसे मेहनती सदस्य होता है या उसका काम कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब हो सकता है थोड़ा हैरान कर दे। हम में से ज्यादातर लोग मैनेजर को ऐसे ही देखते हैं, है ना? एक हीरो की तरह जो सबसे ज्यादा काम करता है, हर प्रॉब्लम में कूद जाता है उसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर ये उनका असली काम नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए इस आम धारणा को तोड़ते हैं। तो चलिए इस पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं और मैनेजमेंट को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। पहला कदम, ये समझना कि एक मैनेजर की वैल्यू, उसकी कीमत आखिर तय कैसे होती है। ये इस पूरी नई सोच का सबसे सबसे बुनियादी नियम है। एक मैनेजर की सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि वो खुद कितना काम करता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी और चीज से। और वो चीज क्या है? वो चीज है टीम का आउटपुट। इसे ऐसे समझिए, एक मैनेजर का ना अपना कोई आउटपुट होता ही नहीं है। उनका आउटपुट वही है जो उनकी पूरी टीम मिलकर प्रोड्यूस करती है। उनका काम है टीम के आउटपुट को बढ़ाना। तो इसका मतलब साफ है, मैनेजर का आउटपुट सिर्फ टीम का आउटपुट नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स का भी आउटपुट है जो उन्होंने बनाए हैं। उनका असली काम है एक ऐसा माहौल, एक ऐसी प्रोसेस तैयार करना जिससे टीम अपना बेस्ट काम कर सके। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच पूछिए तो सफलता का असली पैमाना यही है। अगर कोई टीम मैनेजर के बिना भी शानदार काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि मैनेजर ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। उन्होंने सिस्टम को इतना मजबूत बना दिया है। और इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को लेवरेज कहते हैं। लेवरेज का मतलब सीधा सा है, कम मेहनत से ज्यादा नतीजा पाना। एक मैनेजर के लिए इसका मतलब है ये पूछना, ऐसा कौन सा एक काम किया जाए जिससे पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाए। यही उनके प्रदर्शन का असली मीटर है। तो सवाल ये उठता है कि ये हाई लेवरेज काम आखिर ढूंढे कैसे? इसके लिए हमें अपने काम को एक फैक्ट्री की तरह देखना होगा। इसी को कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम माइंडसेट। जरा सोचिए, हर टीम, हर डिपार्टमेंट एक छोटी सी फैक्ट्री है। कुछ कच्चा माल यानी इनपुट अंदर जाता है, उस पर कुछ काम होता है यानी प्रोसेस, और फिर तैयार माल यानी आउटपुट बाहर आता है। चाहे सेल्स हो या इंजीनियरिंग, सब सब इसी तरह काम करते हैं। ये एक आम वर्कफ्लो है ना? पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर उसकी क्वालिटी चेक होती है और आखिर में उसे लॉन्च कर देते हैं। जब हम अपने काम को इन स्टेजेस में तोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ साफ नज़र आने लगती है। तो अगर हमें पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैनेजर को फोकस कहाँ करना चाहिए? क्या हर मशीन पर बराबर ध्यान देना चाहिए या कहीं और? इसका जवाब है बॉटलनेक पर। बॉटलनेक यानी वो एक हिस्सा जो पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। एक पाइपलाइन के बारे में सोचिए, उसकी सबसे पतली जगह, जहां से पानी सबसे धीरे निकलता है। पूरी पाइपलाइन की रफ्तार वही जगह तय करती है। और यहाँ एक कमाल की बात है। देखिए, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कितना भी तेजी से हो, जब तक ये रिव्यू वाला स्टेप धीमा है, फाइनल आउटपुट की रफ्तार बढ़ेगी ही नहीं। बाकी जगह मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए एक स्मार्ट मैनेजर अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बॉटलनेक पर लगाता है। ठीक है, तो हमने बॉटलनेक ढूंढ लिया, अब उसे ठीक कैसे करें? यहाँ पर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट यानी लेवरेज काम आता है। हमें सबसे ज्यादा लेवरेज वाला एक्शन खोजना है। एक मैनेजर का असर दो तरह का होता है। एक तो सीधा, जो वो अपनी टीम से कहते हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, यानी दूसरे डिपार्टमेंट से बात करके, बेहतर प्रोसेस बनाकर। और असली गेम चेंजर यही अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, क्योंकि इसका असर बहुत दूर तक और लंबे समय तक रहता है। ये कुछ हाई लेवरेज कामों के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोचिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में एक बार मेहनत लगती है, लेकिन वो सालों तक टीम के नए लोगों को तैयार करता रहता है। या फिर एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिखने से दर्जनों सवाल पूछने का टाइम बच जाता है। ये काम एक बार करो और फायदा हमेशा लो। यही है लेवरेज। और शायद सबसे बड़ा लेवरेज साफ कम्युनिकेशन में छिपा है। जब टीम में कंफ्यूजन होता है तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन जब लक्ष्य, उसकी वजह और काम करने का तरीका एकदम साफ हो, तो टीम बिना रुके एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ती है।
कंफ्यूजन को क्लैरिटी से बदलना ही मैनेजर का काम है। तो जब इन सभी आइडियाज़ को हम मिलाकर देखते हैं तो मैनेजर के रोल की एक नई तस्वीर उभरती है, और वो एक हीरो नहीं बल्कि कुछ और है। एक मैनेजर की भूमिका काम करने वाले से बदलकर काम को संभव बनाने वाले यानी एनेबलर की हो जाती है। उनका काम अकेले पत्थर धकेलना नहीं है, उनका काम है टीम को साथ लाना, उनके रास्ते से पत्थर हटाना और उन्हें इतना काबिल बनाना कि वो सब मिलकर उस पत्थर को आसानी से धकेल सकें। तो चलिए अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक महान मैनेजर की असली वैल्यू क्या है? वो प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है, रास्ते की रुकावटें हटाता है, टीम को एक साफ दिशा दिखाता है और उनके काम को कई गुना बढ़ाता है। यही उनकी असली वैल्यू है। तो अब ये सवाल सोचने के लिए है, किसी भी टीम के सिस्टम में सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है? वो कौन सी एक रुकावट है जो सबकी रफ्तार धीमी कर रही है? और उसे हटाने के लिए सबसे हाई लेवरेज एक्शन क्या हो सकता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने में ही एक बेहतरीन मैनेजर बनने का राज छिपा है। नमस्कार। काम को और बेहतर और तेज बनाने का तरीका कौन नहीं जानना चाहता? आज हम वर्कफ्लो को मास्टर करने और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के कुछ सीक्रेट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि टीमें दिन भर बिजी तो रहती हैं पर काम उतना नहीं निकलता? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि हम काम को देखते और मैनेज कैसे करते हैं। और यहीं से हमारी प्रोडक्टिविटी की पहेली शुरू होती है। देखिए, इसका हल ये समझने में है कि काम असल में होता कैसे है। बात सिर्फ कड़ी मेहनत करने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से काम करने की। जरा सोचिए, हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, एक तरह का प्रोडक्शन फ्लो है। मतलब वो एक लाइन में आगे बढ़ता है, बिल्कुल जैसे कि किसी फैक्ट्री में सामान बनता है। कुछ इनपुट होता है, उस पर कुछ स्टेप्स में काम होता है और फिर एक फाइनल आउटपुट निकलता है। इसी को हम प्रोडक्शन फ्लो कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा किचन एक छोटी सी ब्रेकफास्ट फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री में इनपुट क्या है? अंडे और ब्रेड। प्रोसेसिंग क्या हो रही है? अंडे पक रहे हैं और ब्रेड टोस्ट हो रही है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, ये पक्का करना कि अंडे और टोस्ट एक ही टाइम पर तैयार हों। और फाइनल आउटपुट, एक बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता। कमाल की बात यह है कि यही सिंपल सा सिद्धांत हर तरह के काम और हर बिजनेस पर लागू होता है। तो ठीक है, अब अपनी फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे ज़रूरी नियम क्या है? वो है सबसे धीमे स्टेप को खोजना। जी हाँ, किसी भी सिस्टम को बेहतर बनाने का राज इसी में छिपा है। और इसी सबसे धीमे स्टेप को कहते हैं बॉटलनेक। ये प्रोडक्शन फ्लो की वो एक कड़ी है जो पूरे सिस्टम की रफ्तार को रोक देती है। जैसे हमारी ब्रेकफास्ट फैक्ट्री में ये एक स्लो टोस्टर हो सकता है। अब अंडे भले ही कितनी भी तेजी से बन जाएं, जब तक टोस्ट तैयार नहीं होगा, पूरा नाश्ता रुका रहेगा। और अब एक बहुत ही जबरदस्त बात, अगर किसी ऐसे स्टेप को और तेज किया जाए जो बॉटलनेक नहीं है, मतलब जो पहले से ठीक ठाक चल रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जीरो। सोचिए, अगर टोस्टर ही धीमा है तो अंडे और जल्दी बनाने से क्या होगा? नाश्ता तो जल्दी तैयार नहीं होगा ना। असली सुधार तभी होता है जब मैनेजर का पूरा फोकस उस सबसे धीमी कड़ी पर हो। तो सवाल ये है कि एक बार बॉटलनेक की पहचान हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? यहीं पर एक मैनेजर का टूल किट काम आता है। चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जिनसे किसी भी प्रोडक्शन फ्लो को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हमारा पहला टूल है स्टैंडर्डाइजेशन। सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने का एक तय, एक जैसा और बार बार दोहराया जा सकने वाला तरीका बनाना। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। और देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन के फायदे जबरदस्त हैं। इससे गलतियां कम होती हैं, नए लोगों को ट्रेनिंग देना बच्चों का खेल हो जाता है, परफॉर्मेंस को मापना आसान हो जाता है और तो और अलग अलग टीमों के काम की तुलना भी की जा सकती है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, जिसे कहते हैं टास्क रेलेवेंट मैच्योरिटी। इसका मतलब है कि कोई इंसान या टीम किसी खास काम को करने में कितनी एक्सपीरियंस्ड है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनेजमेंट का स्टाइल टीम के एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से ही बदलना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, जिस टीम की मैच्योरिटी कम है, यानी जो नई है, उसे हर स्टेप पर डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए।
मैनेजर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। वहीं जिस टीम की मैच्योरिटी ज़्यादा है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उसे बस काम सौंप दीजिए, वो उसे खुद कर लेगी। यहाँ मैनेजर का काम सिर्फ निगरानी करना है। सही तरीका अपनाने से ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी और लापरवाही दोनों से बचा जा सकता है। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है शेड्यूलिंग। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन क्या करेगा, बल्कि ये पक्का करना है कि सारी एक्टिविटीज बिल्कुल सही समय पर हों, ताकि फाइनल आउटपुट को सपोर्ट मिले। सोचिए, अगर कोई स्टेप देर से हो जाए या बहुत जल्दी हो जाए, तो रिसोर्स और टाइम दोनों बर्बाद होते हैं। तो जब इन सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ मिला दिया जाता है, तो काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। ये सिर्फ काम को बेहतर करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम करने के पूरे सिस्टम को ही बेहतर बनाने के बारे में है। तो एक मैनेजर की प्लेबुक क्या कहती है? पहला, हर काम को एक प्रोडक्शन फ्लो की तरह देखिए। दूसरा, सबसे पहले बॉटलनेक को पहचानिए और उसे दूर कीजिए। तीसरा, एफिशिएंसी के लिए प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कीजिए। चौथा, टीम की मैच्योरिटी के हिसाब से अपना मैनेजमेंट स्टाइल बदलिए। और पांचवा, फाइनल आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज को शेड्यूल कीजिए। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है, वो ये है, असली लक्ष्य सिर्फ काम को सुधारना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को सुधारना है जिसमें वो काम हो रहा है। असली और टिकाऊ बदलाव यहीं से आता है। तो अब सोचने की बारी है, अपने काम में, अपनी टीम में वो सबसे धीमा टोस्टर क्या है। उस एक रुकावट को पहचानिए जो पूरे सिस्टम को धीमा कर रही है, क्योंकि यकीन मानिए, उसे ठीक करते ही प्रोडक्टिविटी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। नमस्कार। इस सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत किए बिना प्रोडक्टिविटी को असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए एक आम सी लगने वाली लेकिन बहुत बड़ी पहेली से शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि टीमें दिन रात लगी रहती हैं, सब बहुत बिजी हैं, पर जब रिजल्ट्स की बात आती है तो लगता है कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। आखिर ऐसा होता क्यों है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है कि भाई सबको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपनी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। वर्कफ्लो के गलत हिस्से में मेहनत बढ़ाने से पूरे सिस्टम को यकीन मानिए जरा सा भी फायदा नहीं होता। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? हमें यह पता लगाना होगा कि कौन सी चीज है जो पूरे सिस्टम की रफ्तार को रोक रही है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बॉटलनेक की। तो ये बॉटलनेक आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये किसी भी प्रोसेस का वो एक स्टेप है जिसकी रफ्तार सबसे कम है, और यही एक स्टेप पूरे सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल करता है। समझिए, ये पूरे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक हाईवे का उदाहरण है। सोचिए, एक 6 लेन हाईवे है, लेकिन आगे जाके सिर्फ एक टोल बूथ है। अब गाड़ियां पहले या बाद में कितनी भी तेज क्यों ना चलें, ट्रैफिक की असली स्पीड तो वो अकेला टोल बूथ ही तय करेगा, है ना? बस यही है बॉटलनेक। अब इसको जरा आंकड़ों में देखते हैं। किसी भी प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स की काम करने की क्षमता यानी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे यहां देखिए, टास्क ए 1 घंटे में 100 यूनिट्स कर सकता है, टास्क बी 120 कर सकता है, लेकिन टास्क सी वो सिर्फ 50 यूनिट्स ही कर पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे बाकी के स्टेप्स कितनी भी तेजी से काम कर लें, पूरे सिस्टम का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 50 यूनिट प्रति घंटे से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सब कुछ उस एक धीमी कड़ी पर आकर रुक जाएगा। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि बॉटलनेक क्या है, पर अब सवाल ये है कि इसका करें क्या? इसे मैनेज कैसे करें? क्योंकि इसे पहचान लेना ही काफी नहीं है, असली काम तो इसे संभालने का है। तो बॉटलनेक को मैनेज करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, उसे पहचानना, पता लगाना कि वो है कहां। दूसरा, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, यानी उसे तेज करने पर ध्यान देना। और तीसरा, उसे प्रोटेक्ट करना, मतलब ये पक्का करना कि वो कभी भी फालतू वजहों से रुके नहीं। अब बात आती है कि इसे पहचाने कैसे, तो इसके लिए जरा अपने काम करने के तरीके पर गौर करना होगा। देखिए कि काम का ढेर कहाँ लग रहा है। क्या कोई एक इंसान या कोई एक मशीन है जिस पर हमेशा जरूरत से ज्यादा बोझ रहता है? या फिर कई बार ये छिपे हुए भी हो सकते हैं, जैसे किसी अप्रूवल के लिए लंबा इंतजार। और सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? जैसे ही बॉटलनेक मिल जाए, उसमें किया गया एक छोटा सा सुधार भी पूरे सिस्टम के आउटपुट पर कई गुना ज्यादा असर डालता है। मतलब मेहनत सही जगह पर करने से रिजल्ट्स जबरदस्त मिलते हैं।
चलिए, मान लिया हमने बॉटलनेक को पहचान कर उसे तेज भी कर दिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि जो प्रोग्रेस हुई है उसे बनाए कैसे रखें। सोचिए, क्या होगा अगर बॉटलनेक ही रुक जाए? अगर किसी और स्टेप पर काम रुकता है तो शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन अगर बॉटलनेक रुक गया तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। बॉटलनेक पर बर्बाद हुआ 1 घंटा पूरे सिस्टम के लिए 1 घंटे का नुकसान है। तो बॉटलनेक को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम उसे किसी वीआईपी की तरह ट्रीट करें। ये पक्का करें कि उसे काम करने के लिए जरूरी जानकारी और टूल्स हमेशा मिलें। उस तक फालतू का काम पहुंचे ही ना। हो सके तो बैकअप प्लान तैयार रखें। मतलब कुछ भी हो जाए, बॉटलनेक को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाती हैं, और वो है हमारी सोच में बदलाव। अब हमें अलग अलग टास्क पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक साथ ध्यान देना होगा। देखिए, पुरानी सोच क्या कहती है? क्या सब लोग बिजी हैं? लेकिन नई सेज सिस्टम लेवल की सोच कहती है, क्या हमारा बॉटलनेक बिजी है? पुरानी सोच कहती है, चलो हर चीज को थोड़ा थोड़ा सुधारते हैं। नई सोच कहती है, नहीं, सिर्फ उस एक चीज को सुधारो जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये मेहनत से काम करने की बजाय समझदारी से काम करना है। तो सार ये है कि किसी भी सिस्टम की कुल परफॉर्मेंस उसकी सबसे कमजोर कड़ी यानी उसके बॉटलनेक से ही तय होती है। सारा खेल उसी का है। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जो भी काम हम कर रहे हैं हमारी टीम में, हमारे प्रोजेक्ट में, उसका असली बॉटलनेक आखिर है क्या? क्योंकि उसे ढूंढ निकालना ही असल तरक्की की पहली सीढ़ी है। कभी सोचा है कि कुछ टीमें तो एकदम रॉकेट की तरह आगे निकल जाती हैं और कुछ बस अपनी जगह पर ही घूमती रहती हैं? इसका जवाब ना अक्सर इस बात में छिपा होता है कि वो क्या मापते हैं। आज हम मैनेजमेंट को देखने का एक नया तरीका समझेंगे, जहां हम गट फीलिंग को पीछे छोड़कर डेटा पर भरोसा करना सीखेंगे। और यहीं पर आता है वो एक सवाल जो हर मैनेजर को परेशान करता है, क्या टीम वाकई में प्रोडक्टिव है या सिर्फ बिजी दिख रही है? देखिए, काम करते रहने में और काम खत्म करने में बहुत बड़ा फर्क है, और इसी फर्क को समझने के लिए सही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और इसी पॉइंट पर एंड्रू ग्रोव की शानदार बात सामने आती है। उनका ये जो मशहूर कोट है कि आप उसे मैनेज नहीं कर सकते जिसे आप मापते नहीं हैं, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये असल में एक अच्छे मैनेजमेंट की नींव है। इसके बिना तो हम सब बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम से जाल के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट का ब्लाइंड स्पॉट। इसे अपनी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट की तरह ही समझिए, एक ऐसी जगह जहां कुछ दिखाई नहीं देता और हम पूरी तरह से अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर लेते हैं, और बस यहीं पर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि इस ब्लाइंड स्पॉट से बचा कैसे जाए, सिर्फ अंदाजे लगाने से आगे कैसे बढ़ें? जवाब है साफ सिग्नल्स में, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें असल में बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या हमें रास्ता बदलने की जरूरत है। अच्छा, तो ये इंडिकेटर्स आखिर हैं क्या? ऐसा सोचिए कि ये मैनेजमेंट टूलकिट में 2 सबसे ज़रूरी औजार हैं। एक है टेलीस्कोप, जो भविष्य देखने में मदद करता है, और दूसरा है माइक्रोस्कोप, जो हमें अतीत से सीखने में मदद करता है। चलिए इन्हें समझते हैं। ये हैं लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की। ये ना बिल्कुल एक जीपीएस की तरह हैं, जो ये दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये भविष्य के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस हफ्ते वेबसाइट पर डेमो रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं, तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है कि अगले महीने सेल्स भी बढ़ सकती हैं। ये हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है। और फिर आते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। ये हमारे रियर व्यू मिरर की तरह हैं। ये बताते हैं कि हम कहाँ से गुजर कर आए हैं। ये गुजरे हुए कल का हिसाब किताब है। उसी पिछले उदाहरण पर वापस चलें तो पिछले महीने की जो टोटल सेल्स थी ना, वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये हमें पक्का बताता है कि हमारी पिछली कोशिशें कामयाब रहीं या नहीं। लेकिन असली जादू यहाँ है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, जैसे इस हफ्ते कितने क्वालिफाइड लीड्स मिले, वो सीधे सीधे लैगिंग इंडिकेटर्स यानी पिछले महीने के रेवेन्यू पर असर डालते हैं। एक हमें भविष्य की झलक दिखाता है, दूसरा हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ, और हमें असल में दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ बात किसी एक को चुनने की नहीं है, बात इन दोनों का इस्तेमाल करके एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाने की है। लीडिंग इंडिकेटर्स हमें रास्ते में सही दिशा में बने रहने में मदद करते हैं, जबकि लैगिंग इंडिकेटर्स बताते हैं कि क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
ठीक है, तो अब हम इंडिकेटर्स के बारे में तो समझ गए, पर एक और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। क्या हम वाकई सही चीज़ें माप रहे हैं? मतलब, क्या हम सिर्फ एक्टिविटी माप रहे हैं या फिर हम असल आउटपुट माप रहे हैं? एक पल के लिए किसी भी टीम के बारे में सोचिए। उन्हें किस बात के लिए शाबाशी मिलती है? सिर्फ बिजी दिखने के लिए या फिर असली ठोस नतीजे देने के लिए? क्योंकि देखिए, दिन के आखिर में हम जो भी चीज़ मापते हैं, हमें वही मिलता है। चलिए, इस फर्क को समझने के लिए दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक तरफ है वो इंसान जो हमेशा भागदौड़ में रहता है, 100 क्लाइंट कॉल्स करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई डील क्लोज करे। और दूसरी तरफ है वो जो शायद कम कॉल्स करे लेकिन लगातार नतीजे देता है। हमें बस पहले वाले की तरह बिजी नहीं रहना है, हमें दूसरे वाले की तरह नतीजे मापने हैं और उन्हें ही इनाम देना है। और हाँ, ये बात कभी मत भूलिएगा, हम जो भी मीट्रिक चुनते हैं वो हमारी टीम को एक सीधा संदेश भेजता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ की गई कॉल्स मापेंगे तो हमें बहुत सारी बातचीत मिलेगी। अगर हम क्लोज की गई डील्स मापेंगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो जो भी चुनना है वो बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लक्ष्य तय किया हो और बाद में पता चले कि उसका नतीजा तो उल्टा ही पड़ गया? अक्सर ऐसा तब होता है जब हम सिर्फ एक ही चीज़ को मापते हैं। अब हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो हमें इस जाल से बचाती है, और वो है पेयर्ड मेजर्स की ताकत। मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री का मैनेजर है और उसका एकमात्र लक्ष्य है हर घंटे बनने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या को बढ़ाना। अब इससे टीम को क्या मैसेज जाएगा? यही कि बस जल्दी जल्दी काम करो। तो वो शॉर्टकट लेना शुरू कर देंगे और क्वालिटी वो एकदम से नीचे गिर जाएगी। ये एक अकेले माप के खतरे का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और यहीं पर पेयर्ड मेजर्स हमारी मदद करते हैं। जब हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी मापते हैं तो हम टीम को तेज़ी से और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब हम स्पीड के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मापते हैं तो हम ये पक्का करते हैं कि हम सिर्फ समस्याओं को टाल नहीं रहे बल्कि उन्हें सच में हल कर रहे हैं। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। तो एक बेहतरीन इंडिकेटर में क्या क्या होना चाहिए? चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट देखते हैं। क्या वो हमारे लक्ष्यों से जुड़ा है? क्या वो क्वांटिटी और क्वालिटी जैसी चीज़ों में संतुलन बनाता है? क्या वो सीधे आउटपुट से जुड़ा है? क्या उसे समझना आसान है? और सबसे ज़रूरी, क्या वो हमें एक्शन लेने के लिए सही समय पर जानकारी देता है? तो अब जब हमने सारे टुकड़े इकट्ठे कर लिए हैं तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं जो बेहतर फैसलों और लगातार सुधार को जन्म देता है। देखिए, ये सब कुछ आकर इसी सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली साइकिल पर रुक जाता है। सबसे पहले तय करें कि कामयाबी का मतलब क्या है। दूसरा, समय के साथ अपने डेटा को ट्रैक करें। तीसरा, जो भी सीखने को मिले उसके आधार पर छोटे छोटे बदलाव करें। और चौथा, बस इसी को दोहराते रहें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ अनुशासन है। जरा सोचिए, एक टीम पर इसका क्या असर पड़ेगा। हर किसी को पता है कि लक्ष्य क्या है, हर कोई जानता है कि उनका रोल क्या है, हर कोई नतीजों के लिए जवाबदेह महसूस करता है। इससे एक ऐसा कल्चर बनता है जहां हर कोई लगातार बेहतर होने के तरीके खोज रहा होता है। ये सच में गेम चेंजिंग है। दिन के आखिर में एक मैनेजर का काम सिर्फ काम सौंपना नहीं होता, उनका असली काम है दिशा तय करना, ये बताना कि क्या चीज़ सच में मायने रखती है, और फिर अपनी टीम को उस दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा और टैलेंट लगाने के लिए मजबूत बनाना। और ये सब सही चीज़ों को मापने से ही शुरू होता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, एक चुनौती के साथ। वो कौन सी एक चीज़ है जिसे कल से मापना शुरू करना चाहिए? वो कौन सा एक मीट्रिक है जो टीम के परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? इसके बारे में सिर्फ सोचिए मत, इसे कीजिए। अक्सर ऐसा लगता है ना कि मैनेजर्स की दुनिया में बस भाग-दौड़ ही मची रहती है, हर तरफ काम ही काम। पर एक सवाल है, क्या सिर्फ बिजी रहना ही असरदार होने की निशानी है? शायद नहीं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक मैनेजर अपने असर को, मतलब अपने इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक मैनेजर की वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो खुद कितने काम निपटाते हैं, पर क्या उनका असली आउटपुट सिर्फ उनका अपना काम है या कुछ और है? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है।
और इसी सवाल के जवाब में सामने आता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, मैनेजरियल लेवरेज। ये ना एक मैनेजर के रोल को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जहां फोकस सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि उसके असर पर होता है। तो सवाल उठता है कि ये मैनेजरियल लेवरेज आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कला है जिससे मैनेजर के छोटे छोटे एक्शन का असर बहुत बड़ा हो जाता है। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत वो ये है कि एक मैनेजर का असली आउटपुट उनका अपना काम है ही नहीं, बल्कि उनकी टीम का टोटल आउटपुट है। मतलब वो नतीजा जो उनके प्रभाव से, उनके गाइडेंस से पैदा होता है। इसको ना एक तराजू की तरह सोचकर देखिए। एक तरफ है मैनेजर का थोड़ा सा समय और एक्शन, मतलब छोटा सा इनपुट, लेकिन अगर लेवरेज सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो दूसरी तरफ जो टीम का बढ़ा हुआ आउटपुट होगा ना, वो कई गुना ज्यादा भारी होगा। और बस यही तो असली गोल है, छोटे से इनपुट से बहुत बड़ा नतीजा निकालना। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये लेवरेज असल में आता कहाँ से है? मतलब इसे प्रैक्टिकली कैसे समझें? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक मैनेजर के काम को 3 अलग-अलग हिस्सों में तोड़कर देखना। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो एकदम साफ हो जाएगा कि कौन से काम सिर्फ बिजी रखते हैं और कौन से काम सच में जबरदस्त असर डालते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि एक मैनेजर जो भी काम करता है, हर काम का असर बराबर नहीं होता। कुछ काम होते हैं जो बस समय लेते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूरी टीम की रफ्तार ही बढ़ा देते हैं। और बस यही वो फर्क है जिसे समझना गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए इन कामों को और करीब से देखते हैं। तो ये रहे वो 3 तरह के काम। सबसे पहले आता है डायरेक्ट वर्क। ये वो काम है जब मैनेजर खुद कोई टास्क पूरा करता है। इसका लेवरेज, जैसा कि देख सकते हैं, सबसे कम होता है। फिर आता है सुपरवाइजरी वर्क, मतलब टीम को गाइड करना, उनके काम को रिव्यू करना। इसका असर थोड़ा बेहतर है, कह सकते हैं मॉडरेट है। लेकिन असली जादू, असली हाई लेवरेज वो छिपा है सिस्टम्स इंप्रूवमेंट में। इसका मतलब है ऐसे प्रोसेस या ट्रेनिंग बनाना जो हमेशा के लिए हर किसी के काम को आसान और बेहतर बना दे। और जो सबसे असरदार मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपना ज्यादातर समय यहीं लगाते हैं। इस बात को ना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझा जा सकता है। जरा सोचिए, 2 घंटे लगाकर किसी एक छोटी मोटी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या फिर 2 घंटे लगाकर एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम डिजाइन करना जो हर हफ्ते पूरी टीम के कई घंटे बचाएं। जाहिर सी बात है, दूसरा काम कहीं ज्यादा असरदार है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा लंबे समय तक और बहुत सारे लोगों को मिलता है। ओके, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक मैनेजर असल में अपना लेवरेज बढ़ा कैसे सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल बदलाव सोच में लाना पड़ता है। इसे कहते हैं अर्जेंसी के जाल से बाहर निकलना। होता क्या है ना, ज्यादातर लोग उन कामों में उलझे रहते हैं जो अभी अभी बहुत जरूरी लग रहे होते हैं, पर असल में उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ खास नहीं होता। ये लो लेवरेज काम होते हैं। वहीं एक स्मार्ट मैनेजर हमेशा लेवरेज के हिसाब से सोचता है। वो ये सवाल पूछता है कि कौन सा काम है जो पूरी टीम के आउटपुट को बेहतर बनाएगा, ना कि सिर्फ आज की आग बुझाएगा। तो इसे करने के 3 बड़े ठोस तरीके हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना। मतलब अपना ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखना, बल्कि उसे पूरी टीम में फैलाना। जब आप 1 को सिखाते हैं तो आप 1 काम करते हैं। जब आप 10 को सिखाते हैं तो आप अपना नॉलेज मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, सिस्टम्स को बेहतर बनाना। ऐसे वर्कफ्लो और कम्युनिकेशन चैनल बनाना कि काम अपने आप आसान हो जाए। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, काम सौंपना, यानी डेलीगेट करना। जब तक लो लेवरेज काम दूसरों को नहीं देंगे, तब तक हाई लेवरेज कामों के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेवरेज का एक दूसरा पहलू भी है, एक डार्क साइड कह सकते हैं। ये एक दोधारी तलवार की तरह है जिसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। जी हाँ, लेवरेज नेगेटिव भी काम कर सकता है। सोचिए, जैसे एक मैनेजर का एक अच्छा फैसला पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी को आसमान पर पहुंचा सकता है, ठीक वैसे ही एक गलत फैसला, एक गलत प्रोसेस सबको एक साथ नीचे भी गिरा सकता है। मतलब जितना बड़ा प्रभाव उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। और नेगेटिव लेवरेज पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक खराब सिस्टम बना दीजिए, बस पूरी टीम हर रोज परेशान होती रहेगी। थोड़े से कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए और सबके घंटों बर्बाद हो जाएंगे। एक गलत फैसला ले लिया और उसका असर पूरी टीम की परफॉर्मेंस पर एक साथ पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है।
तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा टेक अवे क्या है जो हमें याद रखना चाहिए? और सबसे जरूरी सीख बस इतनी सी है कि एक महान मैनेजर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा काम करता है। नहीं, एक महान मैनेजर वो होता है जिसकी वजह से, जिसके सिस्टम्स की वजह से दूसरे लोग अपना बेस्ट काम कर पाते हैं। असली फोकस हमेशा टीम के आउटपुट को बढ़ाने पर होना चाहिए, अपनी पर्सनल टू डू लिस्ट खत्म करने पर नहीं। तो अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक हाई लेवरेज काम किया जा सकता है? क्या कोई छोटा सा ट्रेनिंग सेशन प्लान हो सकता है? या शायद किसी पुराने मुश्किल प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। एक मैनेजर के तौर पर सबसे कीमती चीज क्या होती है? पैसा? लोग? नहीं, वो है वक्त। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपने वक्त को सिर्फ मैनेज न करके उसे अपनी टीम की कामयाबी के लिए एक पावरफुल टूल बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, आज सुबह से ऐसे कितने काम हुए जो असल में प्लान किए गए थे, और कितने ऐसे थे जो बस अचानक आ गए, दूसरों की वजह से करने पड़े। अगर किसी का कैलेंडर दूसरों की जरूरतों से ही भरा रहता है तो भाई ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। होता क्या है कि मैनेजर्स अक्सर एक फायर फाइटर बन जाते हैं, बस यहाँ वहाँ लगी आग बुझाते रहते हैं, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। पर सच तो ये है कि चॉइस हमेशा होती है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? जवाब है सोच बदलने में। अपने वक्त को सिर्फ घंटे और मिनट की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक लीवर की तरह देखना शुरू करें, एक ऐसा लीवर जो पूरी टीम की ताकत को, उनके आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये लीवरेज है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बिजी रहना बिल्कुल नहीं है। लीवरेज का सीधा सीधा मतलब है टीम का टोटल आउटपुट। एक कामयाब मैनेजर वही है जो अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल करे कि उसकी टीम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करे, ज्यादा से ज्यादा काम निकाल सके। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो मैनेजर हैं, एक जो पूरा दिन छोटी मोटी आग बुझाने में ही निकाल देता है, और दूसरा जो अपना फोकस इस बात पर रखता है कि एक ऐसा फायर प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि आग लगे ही ना। अब फर्क तो साफ है ना? तो सवाल वही है, एक फायर फाइटर से एक सिस्टम बिल्डर कैसे बना जाए? इसका राज छिपा है 3 बहुत ही पावरफुल आदतों में। ये वो आदतें हैं जो वक्त को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देंगी। पहली और सबसे जरूरी आदत, जो काम सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा उसे सबसे पहले शेड्यूल करना। जैसे कि टीम को ट्रेनिंग देना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, या फिर काम करने के तरीकों को बेहतर बनाना। इन चीजों को कैलेंडर में सबसे पहली जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यही वो काम है जो टीम को असल में आगे लेकर जाते हैं। दूसरी आदत है अपने डिस्क्रेशनरी टाइम को बचाना। मतलब मीटिंग्स और बाकी जरूरी कामों के बाद जो वक्त बचता है वही तो असली खजाना है। इसे छोटे मोटे इधर उधर के कामों में गंवाना नहीं है। इस वक्त का इस्तेमाल उन बड़े कामों के लिए करना है जो टीम की परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाएं। और तीसरी बहुत जरूरी आदत, काम को डेलीगेट करना। एक अच्छे मैनेजर की पहचान ये नहीं कि वो सारे काम खुद करे, बल्कि ये है कि वो अपनी टीम को काम करने के काबिल बनाए। जब काम सौंपा जाता है तो सिर्फ मैनेजर का वक्त नहीं बचता, बल्कि टीम भी तो मजबूत बनती है, वो भी तो सीखते हैं। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखने जैसा है। अगर टीम में कोई भी सदस्य किसी काम को 70 से 90% तक भी ठीक से कर सकता है तो वो काम उसे दे देना चाहिए। हर चीज में परफेक्शन के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि मैनेजर अपनी एनर्जी बड़े और जरूरी कामों पर लगाए। ठीक है, तो इन आदतों को रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए अब कुछ ऐसे सिंपल सिस्टम्स और टूल्स पर नजर डालते हैं जो एक स्मार्ट और इफेक्टिव मैनेजर बनने में मदद करते हैं। एक बहुत पावरफुल तरीका है टीम के लिए कुछ रिचुअल्स बनाना। जैसे फिक्स कर लिया कि हर सोमवार को टीम मीटिंग होगी, या हर महीने एक रिव्यू मीटिंग। इससे होता क्या है? कंफ्यूजन कम होता है। हर किसी को पता होता है कि क्या उम्मीद करनी है, और जो वक्त बार बार की बेमतलब चर्चाओं में जाता है वो बच जाता है। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलती जिससे बचना है वो है मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। ये दरअसल किसी भी काम को ठीक से न करने का पक्का तरीका है। फोकस एक बार में एक ही काम पर होना चाहिए, और जो एक जैसे काम हैं उन्हें एक साथ निपटाना चाहिए। जैसे सारे ईमेल्स का जवाब एक ही स्लॉट में देना। तो आखिर में बात घूम फिरकर माइंडसेट पर ही आती है। ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात नहीं है, ये बात है वक्त को देखने का नजरिया बदलने के।
एक ऐसा मैनेजर बनने की जो अपने वक्त को खर्च नहीं करता बल्कि इन्वेस्ट करता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछना बहुत काम आ सकता है। पहला, क्या इससे मेरी टीम का आउटपुट बढ़ेगा? दूसरा, क्या ये काम कोई और भी उतनी ही अच्छी तरह कर सकता है? और तीसरा, क्या ये आज से 1 महीने या 1 साल बाद भी मैटर करेगा? अगर इन सवालों का जवाब ना में है तो शायद उस काम को या तो छोड़ देना चाहिए या किसी और को सौंप देना चाहिए। तो इस पूरी बात का सार यही है कि एक मैनेजर की असली ताकत उसके टाइटल या पोजीशन में नहीं होती। असली पावर इस बात में है कि वो अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करता है। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर मैनेजर और उसकी पूरी टीम की कामयाबी की कहानी लिखते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक काम है जिसे डेलीगेट किया जा सकता है ताकि वो कीमती वक्त किसी ज्यादा बड़े, ज्यादा इम्पैक्ट वाले काम में लगाया जा सके? क्योंकि पहला कदम ही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। मीटिंग्स। कैलेंडर पर ये शब्द देखते ही कई लोगों को डर लगने लगता है ना? ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे असली काम के बीच में बस एक रुकावट है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरी बात को गलत नजरिए से देख रहे हों? क्या हो अगर मीटिंग्स रुकावट नहीं बल्कि एक मैनेजर के काम का सबसे जरूरी हिस्सा हो? तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम देखेंगे कि मीटिंग्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। फिर प्रोसेस और मिशन मीटिंग्स के बीच का फर्क जानेंगे, सफलता के 5 नियम सीखेंगे और आखिर में एक ऐसा आइडिया समझेंगे जो कैलेंडर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलतफहमी की जो लगभग हम सभी को मीटिंग्स के बारे में होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मीटिंग्स हमारे प्रोडक्टिव दिन में एक स्पीड ब्रेकर की तरह हैं, पर सच तो ये है कि एक मैनेजर के लिए मामला ठीक इसका उल्टा है। और ये रही वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। मीटिंग्स एक मैनेजर के काम में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि मीटिंग्स ही मैनेजर का असली काम है। ये वो चीज़ नहीं है जो हमें काम से दूर ले जाती है, बल्कि यही वो जगह है, वो मंच है, जहां मैनेजर का सबसे ज़रूरी काम होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक टीम को एक ही दिशा में कैसे लाया जाता है? जरूरी प्राथमिकताएं कैसे तय होती हैं? बड़े और अहम फैसले कहाँ लिए जाते हैं? इन सब का जवाब एक ही है, मीटिंग्स में। इसीलिए हमारा लक्ष्य मीटिंग्स को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहद असरदार बनाना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मीटिंग्स इतनी ज़रूरी हैं, तो अगला सवाल ये है कि इन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए। इसकी शुरुआत ये समझने से होती है कि सारी मीटिंग्स एक जैसी नहीं होती। असल में इन्हें 2 बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है और इनका फ़र्क जानना गेम चेंजर हो सकता है। एक तरफ है प्रोसेस ओरिएंटेड मीटिंग्स। इन्हें टीम की धड़कन की तरह समझ सकते हैं। ये बार-बार होती हैं, जैसे कि हर हफ्ते की टीम सिंकअप। इनका मकसद होता है तालमेल बनाए रखना। दूसरी तरफ है मिशन ओरिएंटेड मीटिंग्स। ये एक स्पेशल टास्क फोर्स की तरह होती हैं। इन्हें किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने या एक फैसला लेने के लिए बुलाया जाता है और मिशन पूरा होते ही ये खत्म हो जाती हैं। प्रोसेस मीटिंग्स किसी भी संस्था की नब्ज की तरह हैं। ये एक तय रूटीन पर चलती हैं और ये पक्का करती हैं कि सब लोग एक पेज पर हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये वो ढांचा है जो काम को एक लय में व्यवस्थित तरीके से चलाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ मिशन मीटिंग्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक्शन। उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, अंदर आओ, एक ठोस समस्या सुलझाओ, एक पक्का फैसला लो और बाहर निकलो। अगर ऐसी कोई मीटिंग बिना किसी एक्शन प्लान के खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि वो मीटिंग फेल हो गई। बस इतनी सी बात है। चलिए, तो अब हम मीटिंग्स का क्या और क्यों समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी मीटिंग सच में असरदार हो? इसके लिए है सफलता के 5 सुनहरे नियम। ये 5 नियम किसी भी मीटिंग को समय की बर्बादी से एक प्रोडक्टिव सेशन में बदलने की गारंटी है। तो चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। नियम नंबर 1 और शायद सबसे ज़रूरी, हर मीटिंग का एक बिल्कुल साफ मकसद होना चाहिए। कोई भी मीटिंग बुलाने या अटेंड करने से पहले एक सवाल पूछना ज़रूरी है, हम ये मीटिंग कर ही क्यों रहे हैं? अगर इसका कोई ठोस जवाब नहीं है तो उस मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए, बिना सोचे समझे। नियम नंबर 2, एक मीटिंग में मैनेजर का रोल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह होता है।
उसका काम सिर्फ मीटिंग बुलाना नहीं, उसे सही दिशा देना है। उससे ये पक्का करना होता है कि बातचीत ट्रैक पर रहे, इधर-उधर की बातों में न उलझे और किसी नतीजे पर पहुंचे। ये एक बहुत ही एक्टिव रोल है, पैसिव नहीं। नियम नंबर 3, तैयारी। एक असरदार मीटिंग तब शुरू नहीं होती जब लोग कमरे में आते हैं, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है। अगर लोग बिना तैयारी के, बिना एजेंडा पढ़े आते हैं, तो वो हर किसी का समय बर्बाद कर रहे हैं। तैयारी कोई ऑप्शन नहीं है, ये हर अटेंडी की जिम्मेदारी है। अब आते हैं नियम नंबर 4 पर, और ये थोड़ा अलग है। बहस को बढ़ावा दें। देखिए, एक अच्छी मीटिंग वो नहीं होती जहां सब लोग चुपचाप हाँ में सिर हिलाते हैं। असली तरक्की तब होती है जब अलग-अलग विचार और नजरिए आपस में टकराते हैं। कई बार खामोश सहमति एक खतरे की घंटी होती है, सफलता की नहीं। और आखिरी नियम नंबर 5, मीटिंग को पूरी स्पष्टता के साथ खत्म करें। कोई भी मीटिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक कमरे में मौजूद हर इंसान को इन 3 सवालों का जवाब न पता हो। 1, आखिर तय क्या हुआ? 2, अगले कदम उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? और 3, इसकी डेडलाइन क्या है? अगर इन तीनों में से एक भी जवाब गायब है तो मीटिंग अधूरी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। मीटिंग्स की असली ताकत को समझने के लिए हमें लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान भाषा में लेवरेज का मतलब है कि कैसे एक छोटा सा काम बहुत बड़ा असर पैदा कर सकता है। जरा इस आसान से हिसाब पर गौर कीजिए। अगर 10 लोग 1 घंटे की मीटिंग में हैं, तो उस मीटिंग की लागत 1 घंटा नहीं है, उसकी असली लागत है कंपनी के पूरे 10 घंटे। ये है मीटिंग की असली कीमत, और यही वजह है कि मीटिंग्स इतना हाई लिवरेज एक्टिविटी होती हैं। तो इसका मतलब बहुत सीधा है। मीटिंग्स एक दोधारी तलवार की तरह हैं। अगर उन्हें सही तरीके से चलाया जाए तो वो पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से चलाया जाए तो वो समय और ऊर्जा की बर्बादी को भी कई गुना बढ़ा देती हैं। असर चाहे अच्छा हो या बुरा, हमेशा बड़ा होता है। और एक आखिरी चेतावनी, मीटिंग इन्फ्लेशन से सावधान रहना जरूरी है। मीटिंग्स अक्सर कैलेंडर पर तब भी बनी रहती हैं जब उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। इसका एक ही समाधान है, नियमित रूप से अपने कैलेंडर का ऑडिट करें। खुद से पूछें, क्या इस मीटिंग से अब भी कोई फायदा हो रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटा दें। तो अगली बार जब स्क्रीन पर किसी मीटिंग का इनवाइट आए तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये मीटिंग लेवरेज यानी बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है या सिर्फ बर्बादी के लिए? इसका जवाब ही सब कुछ साफ कर देगा। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से और इतने सही फैसले कैसे ले लेती हैं? आज हम इंटेल के दिग्गज सीईओ एंड्रू ग्रोव की उस कमाल की तकनीक को समझेंगे जो किसी भी लीडर के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। अच्छा, एक धीमे फैसले की असली कीमत होती क्या है? ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, नहीं, ये है हाथ से निकले हुए मौके और टीम का गिरता हुआ हौसला। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे लगभग हर बिजनेस कभी ना कभी तो जरूर जूझता है। तो इसी मुश्किल का हल छिपा है एंड्रू ग्रोव की प्लेबुक में। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया जो घंटों चलने वाली बहस को सीधे सीधे एक्शन में बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो इस पूरे प्रोसेस का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है बहस। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इस बहस का मकसद फौरन किसी फैसले पर पहुंचना नहीं है, बल्कि मसले की जड़ तक जाना है, उसे हर एंगल से समझना है। इस बहस के ना कुछ सुनहरे नियम हैं। सबसे पहली बात, जानकारी हमेशा उन लोगों से लो जो असल में उस प्रॉब्लम के सबसे करीब हैं, जो जमीनी हकीकत जानते हैं। दूसरा, अलग अलग सोच और असहमति को बढ़ावा दो। एक मैनेजर का काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछकर बात को साफ करना है। और याद रखिए, यहाँ लक्ष्य सबकी हाँ में हाँ मिलवाना नहीं है, बल्कि टॉपिक की गहरी समझ बनाना है। तो ठीक है, जब बहस पूरी हो जाती है, हर पहलू सामने आ जाता है, तब हम आते हैं दूसरे फेज में, यानी चुनाव। अब मैनेजर का काम है कि वो सारे इनपुट को ध्यान में रखकर एक पक्का फैसला ले। ग्रोवे ने फैसलों को 2 हिस्सों में बांटा है और ये समझना बहुत जरूरी है। पहले होते हैं पलटने योग्य फैसले। इनमें रिस्क कम होता है, इसलिए इन्हें तेजी से लेना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं। दूसरे होते हैं न पलटने योग्य फैसले, जिनका असर बहुत बड़ा होता है।
जाहिर है इनमें ज्यादा सोच विचार और ज्यादा लोगों की राय की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक्शन लेने के लिए कितनी जानकारी को काफी माना जाए? अक्सर हम और ज्यादा डेटा और जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि फैसला ही नहीं ले पाते। इसी को तो कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो ग्रोव ने इसका क्या तोड़ निकाला? उनका जवाब है 70%। ग्रोव का मानना था कि अगर आपके पास किसी मुद्दे पर 70% जानकारी है तो बस ये आगे बढ़ने के लिए काफी है। अगर 100% पक्का होने का इंतजार किया तो समझ लो कि मौका हाथ से निकल गया। मतलब परफेक्शन का इंतजार मत करो, एक्शन लो। अब आता है सबसे जरूरी फेज, प्रतिबद्धता। क्योंकि एक बहुत शानदार फैसला भी सच कहूं तो बिल्कुल बेकार है जब तक कि पूरी टीम उसे लागू करने के लिए एक साथ खड़ी ना हो। और यहीं पर ग्रोव का सबसे मशहूर सिद्धांत काम आता है, डिसएग्री एंड कमिट, यानी असहमति जताओ और फिर साथ दो। इसका मतलब बहुत सीधा है, फैसला लेने से पहले खुलकर अपनी बात रखो, बहस करो, अपनी असहमति जताओ, लेकिन एक बार जब फैसला हो गया तो भले ही वो तुम्हारी राय से अलग हो, उसे कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। फैसले से पहले जोरदार बहस, फैसले के बाद पूरी एकजुटता। और यकीन मानिए, इसका असर जमीन आसमान का होता है। जब टीम इस रूल को फॉलो करती है तो काम में रफ्तार और एकता दिखती है, और इसके बिना टीम में अंदर ही अंदर विरोध होता है, काम रुकता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। तो एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि सिर्फ फैसला ले लेना ही काफी नहीं है। उसकी असली कीमत तो उसके अमल में है, उसके एक्शन में है। अगर टीम को यही नहीं पता कि किसको क्या करना है और कब तक करना है, तो दुनिया का सबसे अच्छा फैसला भी फेल हो जाएगा। इसलिए ग्रोव के हिसाब से कोई भी फैसला तब जाकर पूरा माना जाता है जब ये 3 चीजें हो जाएं। पहला, फैसला लिया जा चुका हो। दूसरा, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी साफ साफ पता हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, उस पर काम शुरू हो चुका हो। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट समेटते हैं। इसे एक एक्शन प्लान की तरह देखिए जिसे कोई भी टीम इस्तेमाल कर सकती है। संक्षेप में कहें तो ग्रोव की प्लेबुक हमें सिखाती है, खुलकर बहस करो, लेकिन फैसले के बाद पूरी तरह से कमिटेड रहो। ये समझो कि फैसला छोटा है या बड़ा, और उसी हिसाब से एक्शन लो। 70% जानकारी मिलते ही आगे बढ़ो। हर फैसले के लिए एक ओनर तय करो, और हमेशा याद रखो, फैसले के बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस जबरदस्त प्लेबुक का कौन सा हिस्सा है जिसे अपनी टीम में सबसे पहले आजमाना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। अगर कोई मैनेजर अपनी टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहता है तो एक स्किल है जो सबसे जरूरी है, और वो है डेलीगेशन, यानी काम सौंपना। पर यह सिर्फ काम बांटना नहीं है, असल में ये अपनी टीम की काबिलियत को कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है। तो चलिए आज इस विश्लेषण में डेलीगेशन की कला में महारत हासिल करने के राज जानते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे डेलीगेशन की दुविधा को, फिर बात करेंगे TRM फ्रेमवर्क की, ये क्या है इसे जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि मैच्योरिटी के हिसाब से अपना स्टाइल कैसे बदले और कैसे डेलीगेशन से लेवरेज बनता है। और आखिर में एक सीधी सादी प्लेबुक जिसे फौरन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि या तो हम अपनी टीम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उन्हें कुछ ज्यादा ही आज़ादी दे रहे हैं। ये एक ऐसी दुविधा है जिससे लगभग हर मैनेजर गुजरता है। लेकिन क्या हो अगर ये दुविधा ही एक गलत चॉइस हो? तो सवाल ये उठता है कि डेलीगेशन इतनी बार फेल क्यों हो जाता है? क्यों अच्छी नीयत के बावजूद नतीजा अक्सर निराशाजनक होता है? जवाब छिपा है उन 2 एक्सट्रीम तरीकों में जिन्हें हम अक्सर अपना लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो है बहुत ज्यादा हैंड्स ऑफ होना, जहां काम गलत तरीके से होता है, कंफ्यूजन फैलता है, और दूसरी तरफ है बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन होना, जहां आपके बेस्ट लोग ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और काम धीमा पड़ जाता है। सच कहूं तो डेलीगेशन पतंग उड़ाने जैसा है। अगर ढील बहुत ज्यादा दी तो पतंग काबू से बाहर होके गिर जाएगी, और अगर डोर को बहुत कस के पकड़ा तो पतंग कभी उड़ ही नहीं पाएगी। तो फिर सही बैलेंस क्या है? तो ये बैलेंस कैसे मिलेगा? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं टास्क रेलेवेंट मैच्योरिटी, या शॉर्ट में कहें तो TRM। यही वो कह सकते हैं सीक्रेट सॉस है जो कामयाब डेलीगेशन के लिए जरूरी है। तो आखिर ये TRM है क्या भला?
सीधी सी बात है, ये किसी भी इंसान का किसी खास काम को लेकर अनुभव, स्किल और कॉन्फिडेंस है। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, ये उस इंसान के बारे में कोई ओवरऑल जजमेंट नहीं है, बस उस एक दिए गए काम के लिए वो कितने तैयार हैं, ये उसका एक स्नैपशॉट है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई वर्ल्ड क्लास शेफ है, लेकिन अगर उसे कोई बिल्कुल नई अनजान डिश बनाने को दी जाए तो हो सकता है उस काम के लिए उसका टीआरएम कम हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसका बस ये मतलब है कि इस एक खास काम के लिए उसे थोड़ी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम टीआरएम को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि इसके हिसाब से अपने मैनेजमेंट स्टाइल को कैसे ढालें। देखिए, यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला तो चलेगा नहीं। ये एक तरह का डायनामिक डांस है, जहाँ हमें अपनी टीम के मेंबर की ज़रूरत के हिसाब से अपने स्टेप्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर किसी का टीआरएम कम है तो हमें हाई स्ट्रक्चर यानी ज़्यादा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, एक एक स्टेप समझाना होगा और करीब से नज़र रखनी होगी। वहीं अगर किसी का टीआरएम हाई है तो हमारा तरीका लो स्ट्रक्चर यानी हैंड्स ऑफ होगा। हम उन्हें लक्ष्य बताएंगे, स्टेप्स नहीं। बस कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर काम रिव्यू करेंगे और उन्हें पूरी आज़ादी और भरोसा देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना। शुरुआत में आप पीछे से पकड़ कर रखते हैं, पेडल मारने में मदद करते हैं। ये है लो टीआरएम वाला तरीका। और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है तो आप धीरे से हाथ छोड़ देते हैं और उसे खुद चलाने देते हैं। ये है हाई टीआरएम वाला तरीका। अब एक बहुत ज़रूरी बात, डेलीगेशन का मतलब सिर्फ अपने ऊपर से काम का बोझ कम करना नहीं है। इसका असली मकसद है एक पावरफुल लेवरेज बनाना, एक ऐसा लीवर जो एक मैनेजर और उसकी पूरी टीम के असर को कई गुना बढ़ा दे। सही तरीके से किया गया डेलीगेशन टीम की प्रोडक्टिविटी के लिए एक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। अकेला कंडक्टर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, लेकिन पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर वो एक ऐसी सिम्फनी तैयार कर सकता है जो किसी एक आर्टिस्ट के बस की बात नहीं। और जब ये लेवरेज पॉजिटिव होता है तो हर किसी की जीत होती है। मैनेजर का समय बड़े और ज़रूरी कामों के लिए बच जाता है, एम्प्लॉय नई स्किल सीखता है और पूरी टीम का आउटपुट वो तो बढ़ता ही है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, लेवरेज दोनों तरफ काम करता है। गलत डेलीगेशन से नेगेटिव लेवरेज बनता है, जो टीम को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचता है। काम गलत होता है, उसे दोबारा करना पड़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस टूटता है और मैनेजर का कीमती वक्त भी बर्बाद होता है। तो चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इसे असल में लागू कैसे करें, इसके लिए एक सिंपल 5 स्टेप प्लेबुक है जिसे आज से ही अपनी टीम के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आउटकम डिफाइन करें, मतलब साफ साफ बताएं कि सफलता कैसी दिखेगी। दूसरा, क्यों समझाएं, बताएं कि ये काम ज़रूरी क्यों है। तीसरा, टीआरएम का अंदाज़ा लगाएं, यानी इस खास काम के लिए उनकी स्किल और कॉन्फिडेंस को परखें। चौथा, अपना स्टाइल चुनें, उनके टीआरएम के हिसाब से हैंड्स ऑन या हैंड्स ऑफ। और पांचवा, चेक पॉइंट्स सेट करें, यानी रिव्यू और फीडबैक के लिए पड़ाव तय करें। ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल साइकिल है। और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और बेहतर होने का एक प्रोसेस है। तो आखिर में डेलीगेशन का असली मकसद क्या है? जैसा कि कहा गया है, लक्ष्य सिर्फ काम सौंपना नहीं है, बल्कि क्षमता का विकास करना है। ये आपकी टीम में किया गया एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आने वाले कई सालों तक बेहतरीन रिटर्न देगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है, आपकी टीम में ऐसा कौन है जो ज़्यादा आज़ादी के लिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी के लिए तैयार है? इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके टीम की पूरी क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है। एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जहां हर कोई तरक्की करे। क्योंकि याद रखिए, एक महान लीडर सिर्फ काम मैनेज नहीं करता, वो लोगों को डेवलप करता है। नमस्ते, आज हम एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, प्लानिंग। अक्सर प्लानिंग या योजना बनाने का नाम सुनते ही लगता है कि ये कितना बोझल काम है, लेकिन सच तो ये है कि यही वो रास्ता है जो हमें उलझे हुए कामों से निकालकर शानदार नतीजों तक ले जाता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे बिना प्लान के होने वाले केओस से, और फिर धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे साफ लक्ष्य, एक मजबूत ढांचा और सही कदम उठाकर हम बेहतरीन नतीजों तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए
उस सिचुएशन की बात करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी झेली है, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है पर किसी को ठीक से पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। बस यही है बिना प्लान की अराजकता, और ज्यादातर मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना। टीम में हर कोई मेहनत कर रहा है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिन के आखिर में ऐसा लगता है जैसे हम गोल गोल घूमकर वहीं आ गए। बस यही वो कन्फ्यूजन है जिसे एक अच्छी प्लानिंग सुलझा सकती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ बिना प्लान के सारी मेहनत बिखर जाती है, कंफ्यूजन फैलता है, और दूसरी तरफ एक अच्छी योजना के साथ पूरी टीम एक ही मंजिल की तरफ बढ़ती है। इससे तालमेल बहुत आसान हो जाता है और बार बार एक ही काम को करने की नौबत नहीं आती। तो सवाल ये है कि इस केओस से बाहर कैसे निकलें? जवाब पहले ही कदम में छिपा है, बिल्कुल साफ और मजबूत उद्देश्य तय करना। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक उद्देश्य का मतलब सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमें सेल्स बढ़ानी है। नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। ये बताता है कि क्या हासिल करना है, मतलब सेल्स कितनी बढ़ानी है, क्यों ये जरूरी है, मतलब इससे कंपनी को क्या मिलेगा, और हम कैसे जानेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं, मतलब हम इसे नापेंगे कैसे। तो हर मजबूत उद्देश्य में ये 3 बातें जरूर होती हैं: एक ठोस नतीजा, उसे करने का एक पक्का कारण, और प्रोग्रेस को नापने का एक तरीका। अगर ये तीनों नहीं है ना, तो कोई भी गोल बस एक सपना ही बनकर रह जाता है। अच्छा, अब जब हमारे पास मजबूत उद्देश्य है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक पहुंचते कैसे हैं। इसे एक झरने की तरह सोचिए, जहां पानी की हर बूंद एक ही दिशा में जा रही है। ये झरना शुरू कहाँ से होता है? कंपनी के सबसे बड़े लक्ष्य या मिशन से। ये उस पहाड़ की चोटी की तरह है जहां से सब कुछ शुरू होता है और अपनी दिशा तय करता है। फिर ये बड़ा लक्ष्य झरने की तरह नीचे आता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए छोटे लेकिन उतने ही जरूरी लक्ष्यों में बढ़ जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग। और ये झरना बहता रहता है। हर डिपार्टमेंट के लक्ष्य ये तय करते हैं कि उनकी टीमों को क्या हासिल करना है। इससे हर कोई एक ही दिशा में काम करता है। और आखिर में ये झरना हर एक इंसान के काम तक पहुंचता है। जब सब कुछ इस तरह से जुड़ा होता है, तो हर किसी की मेहनत एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने में लगती है और कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। लेकिन देखिए, अच्छी प्लानिंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना नहीं होता। इसका मतलब असल दुनिया की चुनौतियों और सीमाओं को समझना भी है। कोई भी प्लान इन सच्चाइयों को इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे पास हमेशा लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड लोग होते हैं और लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। एक अच्छा प्लान इन सीमाओं को पहचानता है और उनके अंदर काम करने का सबसे बेहतर तरीका ढूंढता है। और यहीं पर इस सेक्शन की सबसे जरूरी बात आती है। असली प्लानिंग ये तय करना नहीं है कि क्या क्या करना है, बल्कि ये तय करना है कि क्या नहीं करना है। प्रायोरिटी तय करना ही असली कला है, जो हमें सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करने में मदद करती है। तो अब हमारे पास एक रियलिस्टिक प्लान है, पर इस लंबी यात्रा को पूरा कैसे करेंगे? इसका जवाब है छोटे छोटे मील के पत्थरों यानी माइलस्टोन्स के साथ। एक अच्छा माइलस्टोन हमेशा 3 चीजों के साथ आता है। पहला, एक साफ नतीजा, यानी क्या पूरा करना है। दूसरा, एक तय डेडलाइन, यानी कब तक पूरा करना है। और तीसरा, एक जिम्मेदार इंसान, यानी कौन इसे पूरा करेगा। बस कोई कंफ्यूजन नहीं। ये माइलस्टोन्स ना एक जीपीएस की तरह होते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर कोई चीज पीछे रह रही है तो हमें फौरन पता चल जाता है और हम समय रहते अपने रास्ते को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि मंजिल पर पहुंचकर पता चले कि हम गलत आ गए। चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़िया नतीजे देने वाला एक पूरा सिस्टम है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लान का मतलब है लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स बनाना जो बाद में कहीं कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही इस पूरी बात का निचोड़ है। प्लानिंग वो पावरफुल इंजन है जो हमारी मेहनत को सही दिशा देता है और उसे नतीजों में बदलता है। ये सिर्फ कोई काम नहीं है, ये एक आदत है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में और कोशिश को कामयाबी में बदल देता है। इस सवाल पर सोचना जरूरी है। इन तरीकों को लेकर ये सोचा जा सकता है कि इन्हें अपने काम में कैसे लागू किया जाए।
क्योंकि मत भूलिए, एक बेहतरीन नतीजे की शुरुआत हमेशा एक अच्छी योजना से ही होती है।